दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम इस विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 107 से 111 इन सबको देखते हैं, इनको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 107 से 111 तक। अनुच्छेद 107 विधेयकों की पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान प्रत्यानुदान फिर अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 119 संसद के वित्तीय वर्ष वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा का निर्बंधन। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में ही है। फिर है संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 का। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 124 का आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 124 का विधि बनाने की संसद की शक्ति। फिर अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों के अधिविष्ट होगा जिन्हें जो है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। फिर अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना।
अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। फिर अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना। अनुच्छेद 139 का कुछ मामलों का अंतरण। अनुच्छेद 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियां। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के डिग्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 147 संविधान के निर्वचन के बारे में विधि। यह भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लेखाओं संबंध प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। हमने जो है आर्टिकल इसमें 151 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे कल हम 152 से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जैसा भी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।